नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकालीन साहित्य इसको पढ़ेंगे। आदिकाल में किस प्रकार का कौन सा किस तरह का साहित्य लिखा गया। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिन 12 ग्रंथों को आदिकालीन साहित्य का मूल्यांकन करने के लिए स्वीकार किया वे निम्न हैं। माने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल से संबंधित 12 पुस्तकों को माना है, प्रधान पुस्तकों को माना है, जिनमें से महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। 12 पुस्तकें हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ली हुई हैं। वो हैं पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो जिसको आलाखंड भी कहा जाता है, विद्यापति पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, संदेश रासक, पौम चरियु, भविष्यत कहा, परमात्मा प्रकाश, बोधगान और दोहा, स्वयंभू छंद और प्राकृत पैगलम। तो ये जो रचनाएं हैं इनके कवियों का परिचय हम आगे करेंगे। आज तो अभी यहाँ तो केवल इनकी रचनाओं का ही नाम ले रहे हैं। उपर्युक्त रचनाओं में अनेक अपभ्रंश की रचनाएं भी सम्मिलित हैं, जिनका अर्थ यह है कि शुक्ल जी ने स्वयं अपभ्रंश की रचनाओं को आदिकालीन हिंदी साहित्य में स्थान देना चाहा। आदिकालीन उपलब्ध साहित्य को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। आदिकाल के साहित्य को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है अपभ्रंश साहित्य, दूसरा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और तीसरा अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। ये 3 प्रकार की रचनाएं आदिकाल में उपलब्ध हैं, प्रचलित थी। अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। अपभ्रंश साहित्य। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल की रचनाओं को भी जो सूची दी है, आदिकाल की रचनाओं की जो सूची दी है उसमें अपभ्रंश की रचनाएं भी सम्मिलित हैं। अपभ्रंश साहित्य के प्रमुख कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाओं को हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। सबसे पहले हम कवि को लेते हैं स्वयंभू को। तो स्वयंभू के द्वारा रचित रचना है वो पौम चरियु है, जो अपूर्ण रचना है, महत्वपूर्ण है। ये पौम चरियु अपूर्ण रचना है। और इस रचना में क्या किया गया है, तो राम के चरित्र को विस्तार से वर्णन किया है। पहली बात, अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको विशेष रूप से ध्यान दे लेंगे। जन्म एवं मृत्यु का प्रमाण उपलब्ध नहीं है। स्वयंभू जी जो कवि हैं, इनके जन्म और मृत्यु के संबंध में अभी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 783 ईस्वी के लगभग का इनका समय माना जाता है। और इनके अलावा पौम चरियु जो अपूर्ण रचना है, जिसमें राम की कथा का विस्तार से वर्णन किया गया है, इसके अलावा भी उन्होंने 2 पुस्तकें और लिखी, माने कुल लगभग 3 पुस्तकें लिखी। तो रिठनेमी चरियु और स्वयंभू छंद, कुल जो है इनकी 3 रचनाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद दूसरे कवि को हम देखेंगे, वो है पुष्पदंत। तो पुष्पदंत की रचनाओं के बारे में देखें तो पुष्पदंत का समय 10वीं शताब्दी माना जाता है। अपभ्रंश का इनको वेदव्यास कहा जाता है, ध्यान रखना। स्वयंभू है वो अपभ्रंश के वाल्मीकि हैं और पुष्पदंत हैं वो वेदव्यास हैं। इन्होंने शैव एवं जैन दोनों ही धर्मों को ग्रहण किया था। महापुराण रणय कुमार चरियु, जस हर चरियु इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। पुष्पदंत धार्मिक होने के कारण भी इनकी रचनाओं में काव्यत्व, प्राकृतिक सौंदर्य एवं भाषा का स्वस्थ परिष्कृत रूप मिलता है। बहुत साफ सुथरी भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। राज स्तुति से दूर रहकर शुद्ध धार्मिक भाव से रचनाएं लिख रहे हैं। आदिकाल में आप सब जानते हैं, जितने भी कवि हैं उन्होंने लगभग सबने ही राज स्तुति की, अपने राजाओं की प्रशंसा की है। और पुष्पदंत ने धार्मिक भाव जो आगे चल करके भक्ति काल में जो है ये परिणत होता है। धनपाल तीसरे कवि हैं धनपाल। इनका समय भी 10वीं शताब्दी है और इनके द्वारा रचित रचना है भविष्यत कहा के रचनाकार हैं। और धनपाल ने मानव हृदय के मर्म को व्यक्त किया है, मानव हृदय की भीतरी गहराइयों को व्यक्त किया है। धर्म को आधार बनाकर भी धनपाल ने लोक हृदय का प्रकाशन किया है। धर्म को आधार बना करके उन्होंने खूब लिखा है। आगे भविष्यत कहा जो पुस्तक है इनकी में एक वणिक की कथा को हृदय के घात प्रतिघातों को स्वाभाविक बनाया। वणिक मतलब एक व्यापारी की कथा
को इन्होंने उठाया है और उसके हृदय के घात और प्रतिघातों को स्वाभाविक रूप से दिखाया है। अगले कवि आते हैं अब्दुल रहमान। 12वीं और 13वीं शताब्दी के बीच में इनका समय माना जाता है और ये हैं संदेश रासक रचना के रचनाकार हैं। संदेश रासक रचना के रचनाकार हैं और ये संदेश रासक है, ये खंड काव्य है। इसमें विक्रमपुर की विरहिणी की विरह कथा है जिसमें नायिका के नख सिख का वर्णन किया गया है। संदेश रासक में क्या है, नायिका के नख और सिख का वर्णन है। इसके अलावा अपभ्रंश साहित्य के और कवि हैं, उनमें से हम लेते हैं जिनदत्त सूरी। इन्होंने जो रचना रची है वो संदेश रसायन रास नृत्य गीति काव्य है ये, और इनमें लगभग 80 पद संग्रहित हैं। इसके बाद में राम सिंह आते हैं। राम सिंह हैं वो, उन्होंने जो पुस्तक लिखी है वो है पाहुड़ा दोहा। इसमें इंद्रिय सुख और सांसारिक सुखों की निंदा की है और आत्मज्ञान का महत्व प्रतिपादित किया है। ये थे राम सिंह और जिनदत्त सूरी। आपने देखा कि अपभ्रंश साहित्य में महत्वपूर्ण जो कवियों के नाम आए वो स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और अब्दुल रहमान, जिनदत्त सूरी, राम सिंह, ये आदिकाल में अपने अपभ्रंश साहित्य के महत्वपूर्ण कवि हैं। और अब देखते हैं अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो ये हैं सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार और नाथ साहित्य, राउल बेल, ये कवि रोड़ा के द्वारा लिखा हुआ है, सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये। और गद्य और पद्य में लिखी हुई गद्य पद्य का पहला नमूना यहाँ मिलता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये भी गद्य में लिखा गया है। भारतेश्वर बाहुबली रास, हम्मीर रासो और वर्ण रत्नाकर, ये भी गद्य में लिखा है। ये हिंदी अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं हैं। और अगली हम देखते हैं कि तीसरे प्रकार की जो धारा है वह है अपभ्रंश मुक्त हिंदी रचनाएं, माने अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। इनमें आता है खुमान रासो, ढोला मारू रादुहा, बिशलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश, जयमक जस चंद्रिका, नेमिनाथ रास, बसंत विलास और खुशरो की पहेलियाँ। ये अपभ्रंश मुक्त हिंदी रचनाएं हैं। और इससे पहले आपने देखा था अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं। अब देखते हैं इनमें से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो हैं खुमान रासो, दलपति विजय के द्वारा लिखा हुआ, जो महत्वपूर्ण उनके कवियों के नाम आपके साथ हैं। ढोला मारूरा दोहा कवि कल्लोल के द्वारा लिखा हुआ, इसका नाम कुशल लाभ भी आता है, कुशल लाभ भी आता है। बिसलदेव रासो नरपति नाल के द्वारा लिखा है। पृथ्वीराज रासो तो आप सब जानते हैं आदिकाल में एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। चंद्र बरदाई जो इनके कवि भी थे, मित्र भी थे और इनके सहचर भी थे और मंत्री पद पर भी नियुक्त थे, पृथ्वीराज के मित्र थे। और दोनों का कहा जाता है जन्म भी एक साथ हुआ और मृत्यु भी एक साथ हुई थी। प्रमाल रासो जगनिक है और ये वीर काव्य है, वीरगाथात्मक काव्य है। इसके बाद में महत्वपूर्ण रचना आती है जयमक जस चंद्रिका, इसके कवि मधुकर हैं। और एक खुशरो की पहेलियाँ, उन्होंने खुशरो ने पहेलियाँ भी लिखी हैं, मुकरियाँ भी लिखी हैं और ढकोसले भी लिखे हैं। आपने देखा आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांट सकते हैं, अपभ्रंश साहित्य, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाएं और तीसरी थी अपभ्रंश प्रभाव से मुक्त हिंदी रचनाएं। और पहली वाली अपभ्रंश साहित्य में आपने देखा था सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आते हैं कवि स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल और उसके बाद देखा था अब्दुल रहमान और जिनदत्त सूरी और राम सिंह। और फिर आपने देखा है अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचनाओं में, तो हिंदी रचनाओं में सिद्ध साहित्य जितना भी है सारा आता है, श्रावकाचार जैन साहित्य वो इसमें आता है, नाथ साहित्य इसमें आता है, राउल बेल उक्त व्यक्ति प्रकरण जो गद्य में, भारतेश्वर बाहुबली रास और हम्मीर रासो वर्ण रत्नाकर ये गद्य में लिखा हुआ है। और तीसरे प्रकार की रचना है अपभ्रंश मुक्त हिंदी रचनाएँ, तो इसमें खुमान रासो कहते ढोला मारूरा दोहा, बिशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, प्रमाल रासो, जयचंद्र प्रकाश और ये जो आपने देखा ये सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही कम समय में और बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास के इस पार्ट को मैं करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप लोगों का इसी प्रकार से साथ बना रहे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।